हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में भी इसकी बात करी थी, बट क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा डिटेल में कोई ख़ास बात नहीं करी थी, हमने बेसिकली नोमेनकल्चर के बारे में बात करी थी और उस लाइव क्लास के अंदर कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं आए थे। इसीलिए आज की इस क्लास में हम डिटेल में इस प्रिज्म के बारे में बात करेंगे और ये कंप्लीट इसमें प्रिज्म को हम ख़त्म ही कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है और ये जो है ये इसका एक फ्रंट फेस है। अगर इसके बैक फेस की भी मैं बात करूं तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ये प्रिज्म होता है, जिसमें इसके पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ ए, बी, सी एंड पी, क्यू, आर। ठीक है, ये इस तरह का प्रिज्म होता है, जिसमें ये जो है पी ए बी क्यू, पी ए बी क्यू ये वाली सरफेस और पी ए सी आर ये वाली सरफेस, ये बेसिकली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो चलिए इसके लिख लेते हैं। इट इज एन triangular shaped थ्री-डी object made of glass or other transparent medium। ठीक है, as shown in figure। और यहाँ फिगर में हम देखें, इसको नाम देते हैं दिस इज फिगर 1। इन फिगर पी क्यू आर एस एंड पी क्यू बी ए and PACR both are the refracting surface। ओके, ये जो है इसकी क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और जो फेस है इसका एंड इट्स फेस ए बी सी, ये जो इसका फेस है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन। तो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसकी, ये वाली और ये वाली सरफेस, रिफ्रैक्शन जो होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा। ठीक है, हमें बाकी और सरफेस से कोई मतलब नहीं है, मेन जो हमारा मतलब होता है वो इन्हीं सरफेस से होता है। ऑलराइट, दूसरा जो एंगल ए है, एंगल ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये प्रिज्म होता है हमारा। ये प्रिज्म का जो है इंट्रोडक्शन है, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म। ऑलराइट,
अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे जब भी लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होगी तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने लेंस में पढ़ा था कि वो कभी कन्वर्ज हो जाएगी, कभी डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ही जब वो प्रिज्म से पास होगी तब हम देखेंगे कि क्या होगा। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट का तब किस तरह से जो है बिहेव करेगी। तो चलिए एक प्रिज्म बना लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने लिया ये एक रे आई। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस, हमने इसको बोल दिया कोई नाम P1। तो ये लाइट रे थी, और अगर ये ना होता तो ये लाइट कैसे जाती, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जाती। चलिए इसे नाम दे देते हैं कुछ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं के। ठीक, और इसको नाम दे देते हैं एल। ओके, तो जब ये सरफेस पे टकराई, एल पॉइंट पर यहाँ जब टकराई है तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, एक नॉर्मल लेना है। तो हम यहाँ एक नॉर्मल ले लेते हैं। ये जो है ये हमारा N1 नॉर्मल है, और ये जो है होगा, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसे जा रही थी, लाइट रे कैसे जा रही थी, इस पाथ पे जा रही थी। और जब ये डेंस रेयरर से डेंसर मीडियम, अब डेंसर मीडियम की बात करें, देखिए अगर हम बात लेके चलें कि बाहर हमारी एयर है और ये जो प्रिज्म हमारा बन रहा है ये गिलास का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो मीडियम हो जाएगा बाहर वाला, ये हो जाएगा रेयरर मीडियम, और जो गिलास वाला मीडियम है ये हो जाएगा कैसा मीडियम, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम। तो अगर हम माने कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है। ठीक, तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो कैसे मिलेगी, टूवर्ड्स टू द नॉर्मल। और देखिए इसका नॉर्मल कहाँ है, इसका नॉर्मल ये है। तो ये लाइट जो ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये लाइट थोड़ा नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगी तो कैसे जाएगी, ये इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे चली गई। तो हमने बोला ये यहाँ पर दिस इज M। ठीक है, और जब ये यहाँ टकराई तो हमें क्या करना है, अब इस सरफेस पर नॉर्मल लेना है। तो हमने इस सरफेस पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दैट इज N2। ठीक है, तो अब जो रिफ्रैक्शन होगा अब होगा कैसे, डेंसर से रेयरर में। ठीक है, जब डेंसर से रेयरर में होगा तो लाइट रे कैसे जाएगी, लाइट रे किस तरह से डेविएट करती है, लाइट रे डेविएट करेगी। देखिए अभी ये नॉर्मल है और लाइट रे की डायरेक्शन ये है, तो ये कैसे मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी तो ये कैसे चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। तो अगर ये पॉइंट M है तो इसको हम बोलेंगे N। तो हमारी जो रे मिलती है वो कौन सी मिलती है, देखिए KLMN, इस तरह से पास होती है। इस एंगल को हम I2 बोलते हैं, इस एंगल को R1 और इस एंगल को R2। अब देखिए वैसे तो ये वाला जो एंगल है, अब अंदर से जब इंसिडेंट हो रहा है तो हम इसे I2 और इसको R2 बोलेंगे, बट एक कन्वीनियंस के आधार पे हम ये बोल लेते हैं कि हम बाहर से अंदर जाने वाली रे को इंसिडेंट रे मान लेते हैं और उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से अगर इस लाइट रे को मैं इधर से
सेंड करूं तो ये लाइट रे ऐसे इसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगी। ऐसी कंडीशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। इसीलिए हम बाहर वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट और अंदर वाले जो एंगल हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ ये जो एंगल है दिस इज ए एंड बी एंड सी। तो ये जो एंगल ए है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, और इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं ओ, जहाँ ये दोनों नॉर्मल मुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो एंगल I1 है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो एंगल I2 है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्यों? देखिए ये तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है, सही है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। और ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है, देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये I1, ये तो आपको पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है। इमरजेंट रे किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, तो जो इमरजेंट रे, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल। सही है, और ये नॉर्मल होता है N2, दिस इज नॉर्मल N2 और ये N1। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी थी, ये KL, और अगर ये आगे तक इसे बढ़ाएं तो इसको हम नाम दे देंगे P, KLP। और यहाँ से अगर मैं इस इमरजेंट रे को भी आगे ट्रेस कर दूँ, इसके बीच में बनने वाला ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होगा, ये होगा एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे क्या है, KP एंड इमरजेंट रे क्या है, QN। ठीक है, दिस ये KP और ये QN। ठीक है, इन रे के बीच में जो एंगल होगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं जब भी लाइट रे प्रिज्म से पास हो रही है तो वो कैसे मुड़ रही है, टूवर्ड्स इट्स बेस। ठीक है, कैसे मुड़ रही है, टूवर्ड्स इट्स बेस। तो हम कभी भी, ये कंडीशन है प्रिज्म की, व्हेन एवर light passes from the prism, it always bends towards its base। तो ये हमेशा जब लाइट पास होगी प्रिज्म से तो कैसे मुड़ेगी, उसके बेस की तरफ मुड़ जाएगी, इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगी बेस की तरफ। ठीक है,
और जब ये जो एंगल है, जब अंदर लाइट रे जाती है तब जो इसका एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए। देखिए अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो वो हमने TIR में पढ़ा था कि अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये प्रिज्म में भी होता है कि अगर हमने यहाँ से इंसिडेंट रे जो भेजी है और जो उसका रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ जब वो टकराएगा, अगर वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बन जाए यहाँ पे, तो वो बाहर ना जाके अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने TIR में पढ़ा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या करना है हमें। इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखें। अगर ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है तो देखिए ये एंगल I1 है और ये R1 है। तो ये जो एंगल होगा QL और M, QL और M, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? ये एंगल हमारा हो सकता है δ1, या इसका जो डेविएशन है फर्स्ट डेविएशन, और जो दूसरा एंगल है QM और L, QML, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज δ2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। अब इसके बाद हमें δ1 और δ2 पता चल गया। तो देखिए हम क्या निकालेंगे। जब लाइट एज द रिफ्रैक्शन takes place from first surface, सही है, जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट सरफेस कौन सी लिए? इसको हमने फर्स्ट सरफेस माना, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। जब फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है तो हमारा जो एंगल I1 है ये है और एंगल R1 ये है। तो जो डेविएशन है δ1, ये कितना हो जाएगा? ये होगा एंगल I1, यानी कि ये पूरा एंगल देखिए I1 होगा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये पूरा I1 होगा, और ये जो छोटे वाला एंगल है ये R1 होगा। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? I1 माइनस R1। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल QLM, लिखेंगे एंगल QLM इज इक्वल टू δ1। क्या होगा ये? एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन। चाहिए ऐसे ही एंगल QML जो होगा, देखिए कौन सा एंगल? QML, ये QML, ये जो एंगल होगा ये कौन सा होगा? ये होगा δ2। ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन एट सेकेंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये होगा। तो जो हमारा नेट डेविएशन होगा, सो द टोटल डेविएशन डेल्टा, वो कितना हो जाएगा? δ1 प्लस δ2। ठीक है, और हमें पता है कि जो δ1 है वो कितना है? उसको हम लिख सकते हैं I1 माइनस R1। भाई ये जो δ1 है हमारा,
डेल्टा वन दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं I1 माइनस R1, और डेल्टा टू को क्या लिख सकते हैं I2 माइनस R2। तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे दैट हाँ ये तो लिख दिया। तो डेल्टा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 माइनस R2, और इसको हम इस जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी इसमें पुट कर देंगे। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा देखिए, इस हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ठीक, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि I1 और I2 तो बाहर हैं प्रिज्म के, इसको हम नाप सकते हैं। अब R1 और R2 को हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखिए इस ट्रायंगल में देखें, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखें ए एल और ठीक है ए एल एम, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये तीनों जो एंगल हैं हमारे, ये ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ALM as we know sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री। तो हम ट्रायंगल ALM में लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब जो एंगल A है ये तो प्रिज्म का एंगल है A प्लस, अब जो एंगल L होगा इसको ज़रा देखें, ये जो एंगल L है ये वाला एंगल, ये एंगल L इस ट्रायंगल में, उसकी ये वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये जो है N1 ये सरफेस पर 90 डिग्री है, तो ये L से भी 90 डिग्री कट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल है ये है R1। तो अगर मैं 90 में से ये R1 घटा दूं तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल। देखिए ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसमें से अगर मैं ये R1 एंगल घटा दूं तो मुझे बचा हुआ एंगल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये बचा हुआ एंगल जो होगा ये इस ट्रायंगल का एंगल L होगा। ठीक है, तो हम एंगल L को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस R1, और ऐसे ही एंगल M कितना हो जाएगा 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे A प्लस, और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसमें आ जाएगा माइनस साइन कॉमन R1 प्लस R2, इस तरह से लिख सकते हैं 180 डिग्री, और ये कट जाएगा तो हम लिखेंगे A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। सो A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। अब यहाँ से R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसको उठा के हम इस इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक है, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमारा जो डेविएशन आएगा, डेविएशन आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। ठीक है, ये जो डेविएशन है ये हमारा डेविएशन आएगा। क्लियर है, ठीक है, और अगर हम माने if we consider that refractive index
ऑफ प्रिज्म इज म्यू। तो फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें हम लिखें साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2। तो अगर हमें I1 पता है, इफ वी नो I1 and I2, then we calculate R1 and R2। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और इसमें हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमने कैलकुलेट किया है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की। किसकी बात करेंगे? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये जो मिनिमम डेविएशन है क्या होता है, चलिए इसको ज़रा ध्यान से एक बार समझते हैं। कहता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये क्या होता है? देखिए, एक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक, अब होता क्या है, जब भी आप सपोज करो आपने ये लाइट की रे इंसिडेंट करी, ये इंसिडेंट रे भेजी, और ये डेविएशन होके इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह से डेविएट हो रही है, ये यहाँ से जा रही है। ठीक, तो जो ये रे है, ठीक है, इस रे और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं डेविएशन। और हम देखेंगे जैसे जैसे हम एंगल आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, एंगल आई क्या है? एंगल आई ये है, अगर यहाँ नॉर्मल ले लूँ मैं इस सरफेस पर, तो ये जो होगा ये एंगल आई होगा। इस सरफेस पर आई एंगल लेने के बाद अगर मैं एंगल आई की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, देखिए जैसे फर्स्ट रे है और इसको यहाँ से भेजा सेकेंड रे है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पर इमरजेंट रे है, सपोज करिए फर्स्ट रे यहाँ आई तो सेकेंड रे यहाँ आएगी, दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड। और अगर मैं थर्ड रे यहाँ भेजूँ तो हमने देखा थर्ड रे यहाँ आई। अब जैसे अगर मैंने फोर्थ रे इधर से भेजी तो हम ये देखेंगे कि ये और कम नहीं हो रहा, जो देखिए डेविएशन धीरे धीरे कम हो रहा, लेकिन और कम नहीं हो रहा, ये इससे बढ़ जाएगा, सपोज करिए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम डेविएशन है ये हमने देखा एक सर्टेन एंगल पे हमें मिला। इस केस में अगर हम बात करें 3 की, तो 3 पर ही हमें मिनिमम डेविएशन मिला। जैसे जैसे हम एंगल आई बढ़ा रहे हैं डेविएशन कम हो रहा है, लेकिन इस सर्टेन वैल्यू पर ही मिनिमम डेविएशन है। इससे और हमने जैसे ही कम किया ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये एंगल बढ़ जाता है। तो मिनिमम जो डेविएशन है किसी भी प्रिज्म का, वो होता है जिसके लिए, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए डेविएशन जो है डेल्टा, उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाए। और ये जो डेविएशन है ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है किस पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एज वी नो, लिखें चलिए इसे, एज वी नो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, इस केस में क्या होगा, R1 इज डिपेंड्स ऑन I1। ठीक है, सेम द एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation is also
depends upon the angle of incidence। ठीक है, क्या I1, ये भी I1 पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा कि जब क्या है कि इसको हम उठा के ना यहाँ ले आते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखते हैं जब डेविएशन एंगल मिलता है, जब हमने देखा कि ये जो रे गई थी तीसरे केस में हमें मिनिमम डेविएशन मिला था, उस केस में हमने ये देखा जो एंगल I1 है ना, देखिए ये रे गई, ठीक, और ये इस सरफेस पर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, N1, और ये रे ऐसे मुड़ी तो ये इस सरफेस पर नॉर्मल है, ठीक, और ये रे ऐसे चली गई। तो हमने ये देखा क्या कि ये जो एंगल I1 है और ये एंगल I2 है, ये दोनों बराबर होते हैं। सही है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन द कंडीशन ऑफ minimum deviation, in the condition of minimum deviation angle I1 is always equal to angle I2। ठीक है, तो अच्छा, इस चीज़ को अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सपोज करें हमने मान लिया कि मिनिमम डेविएशन का एंगल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ये रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सपोज करिए ये एंगल लैम्डा है, सॉरी मिनिमम एंगल है, तो ये भी मिनिमम एंगल ही होगा। ठीक है, क्यों, देखिए मैं मान रहा हूँ, मैं लाइट को इस पाथ से भेज रहा हूँ और ये लाइट KLMN इस पाथ से जा रही है, और यहाँ जो KL है वो इंसिडेंट रे है और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर MN इमर्जेंट रे की तरफ आ जाती है। ठीक है, और ये जो एंगल है मेरा ओरिजिनल पाथ, ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में है, ये है मेरा डेल्टा। ठीक, अब मैं मान लूँ कि मेरा जो I1 है अगर वो ग्रेटर देन है I2 से, सही है, सॉरी I2 जो है वो मेरा ग्रेटर है, मैंने अगर मान लिया, सेम नहीं है वो, किससे है, इससे, तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जब इसी एंगल से मैं इसको इंसिडेंट कर रहा हूँ, सेम एंगल से, जो एंगल ये था, तो मतलब ये एंगल हमारा जो था, अगर ये I2 ग्रेटर है, अगर सेम इसे वापस बैक में कर दे रहा हूँ, तो हम ये देखेंगे मिनिमम डेविएशन के लिए ये अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने ये 30 डिग्री से सेंड किया, ठीक है, और यहाँ पर मुझे मिनिमम डेविएशन कुछ मिलता है, दैट इज़ सपोज करिए 25 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, और इसके लिए मैं मान रहा हूँ मेरा I2 बड़ा है, मैं नहीं मान रहा कि बराबर है, जो कि होना चाहिए बराबर ही होता है, पर हम ये क्योंकि यहाँ प्रूव कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं सपोज करिए बराबर, ये बड़ा है, 45 डिग्री है। अब ये 25 डिग्री इस प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन है। अब मैं लाइट को इधर से भेजूंगा, तो इस केस में मिनिमम डेविएशन क्या होगा, ये वाला, तो मिनिमम डेविएशन तो सेम रहेगा, इसको 25 ही रहना पड़ेगा। अब अगर ये 25 रहता है तो ये एंगल कितना रहेगा, 30। तो हम देख रहे हैं कि जब इधर से लाइट को भेजा तो ये तो 45 था, और जब इधर से भेजा तो ये हो गया 30। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि मिनिमम डेविएशन के लिए I2 की वैल्यू बदल रही है। तो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये बराबर ही होंगे। इसको हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लें I1 छोटा है, सॉरी I1 बड़ा है और I2 छोटा है, तब भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन होगा।
तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 हमारा होता है। तो कहेंगे क्या, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं, ऐसा होता ही है। ठीक है, ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। चलिए, तो मिनिमम डेविएशन के लिए अब हमें पता चल गया कि I1 इज इक्वल टू I2 है। तो अभी जो हमने पीछे प्रूव किया था, हमने क्या निकाला था, जो डेविएशन एंगल होता है वो कितना होता है, I1 प्लस I2 माइनस ए के बराबर। तो इस कंडीशन में अगर I1 इज इक्वल टू I2 हो गया, तो देखिए अगर I1 इज इक्वल टू I2 है तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो हम लिख सकते हैं दैट R1 इज इक्वल टू R2, और इसको मान लें अगर यह I है और यह R है, तो हमारे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज बिकम 2I माइनस ए, और यहाँ से I की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कितनी, लैम्डा प्लस ए बाई 2, दिस इज डेल्टा, सॉरी डेल्टा प्लस ए बाई 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, ये जो हमने निकाली थी, इसमें कितना हो जाएगा, दिस इज बिकम 2R इज इक्वल टू ए एंड R इज इक्वल टू ए बाई 2। ऑल राइट, तो हमारे पास I है, हमारे पास R है, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, क्या हो जाएगा, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। अब साइन I की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा साइन डेल्टा प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो हमारा ये जो रिलेशन आया यहाँ पर, ये किसके लिए आया, मिनिमम डेविएशन के लिए, और इसके लिए हम जो है इस डेल्टा को डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज डेल्टा m, डेल्टा m। ठीक है, यानी कि मिनिमम डेविएशन, इसको हम लिखेंगे हम डेल्टा m। ठीक है, ऑल राइट। चलिए देखिए अब क्या होगा, अगर ये तो आपका आ गया। अब एक आता है थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म किसे बोलते हैं, अगर एंगल जो है वो लेस देन 10 डिग्री है, एंगल ए जो है, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री है, तो हम जो बोलेंगे थिन प्रिज्म। तो इफ ए इज वेरी स्मॉल, ठीक है, देन हम लिख सकते हैं दैट साइन थीटा अगर बहुत कम है तो साइन थीटा इक्विवेलेंट हो जाता है थीटा के। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है मिनिमम डेविएशन की, ये कितनी हो जाएगी, सो एबव इक्वेशन बिकम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू साइन, साइन खत्म हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा m प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा m प्लस ए अपॉन ए। तो हम चलेगा म्यू ए
इज इक्वल टू लैम्डा एम प्लस ए, और लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 ए, म्यू माइनस 1 ए, ये कॉमन आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये भी मिनिमम डेविएशन की है, ठीक है, बट थिन प्रिज्म के लिए है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉर minimum deviation but for thin prism, ठीक है, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत कम हो उसके लिए ये चलती है। तो देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, किस किस के भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये देखिए ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने माना दिस इज डेल्टा, इस साइड में ये है बढ़ रहा है डेविएशन, और ये है आपका आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हम ये देखेंगे ये हमारा I1 है और यहाँ हमारा मिनिमम डेविएशन होता है, तो यहाँ हमारा I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, और ये हमारा सपोज करिए I2 है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि देखें ये जो वैल्यू है, ठीक, ये इसके लिए लैम्डा के लिए रहेगी, और यहाँ पर मिनिमम डेविएशन हमें जो मिलेगा उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, उसके लिए कंडीशन रहेगी I1 बराबर I2 की। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये इसको टच करता हुआ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होगा इस तरह का। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है कि ये जो है वैल्यू ये वाली, ये अगर इसको यहाँ से मैं मिला दूँ ये, तो ये है यहाँ पर मिनिमम डेविएशन, और इस कंडीशन पर हमारा I1 I2 के बराबर होगा। नॉर्मल कंडीशन में जो डेविएशन होगा, अगर हमारा I1 है और ये एंगल I2 है, तो अगर इधर से हम I2 एंगल करते हैं तो ये I1 होगा, ठीक है, ये जो हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये ग्राफ बनेगा। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है I, और डेविएशन कम हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर आकर ये मिनिमम डेविएशन होता है। इसके बाद एंगल I बढ़ रहा है इस साइड में, लेकिन डेविएशन भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है इसके बीच में। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, थैंक यू गाइस। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कहते हैं जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ती है, तो शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों से भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।